देखिए, जैसे कि अभी तक हमने 5 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। अब प्रवेश करने वाले हैं छठे लेसन पर, और उस छठे लेसन का जो नाम है वो है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये त्रिभुज है क्या चीज़। यहाँ पर जो त्रिभुज लिखा हुआ है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो तिर मतलब ये हो जाएगा तिर प्लस के भुज हो जाएगा। तिर मतलब होता ही 3 और भुज मतलब होता ही भुजा। एक ऐसी आकृति होगी त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं होंगी? 3 भुजाएं। अब भुजाएं कहो कि ऐसी भी हो जाए, 3 तो ई में भी है, ये नहीं होगी त्रिभुज। वो आकृति कैसे होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। और किससे होनी चाहिए? 3 भुजाओं से। 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक खासियत है हिंदी और इंग्लिश में, यहाँ देख पा रहे हुई हो कि हिंदी में 3 भुजाओं वाला हो गया। इसके बाद ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल, इसको 2 भागों में बांटेंगे। ट्राई मतलब हो 3, एंगल मतलब कोण। जी के 3 कोण हो गए, जिसके कितने कोण होंगे? 3 कोण होंगे, उसको भी क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे देखो, ये 3 भुजाओं के आधार पर है त्रिभुज। क्या भुजाएं? 1 2 3 भुजाएं होंगे। इनमें कोण देखो, 1 2 3, क्या कोण हो गए? 3 कोण हो गए। तो इंग्लिश के हिसाब से 3 कोण हो जाएं तो उसको त्रिभुज बोलेंगे। हिंदी के हिसाब से 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज कई प्रकार के बन सकते हैं, जैसे हमने कहा एक ये त्रिभुज बना दिया हमने, एक ये त्रिभुज बना दें, जैसे तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं। इसके बाद इसमें जैसे एक भी भुजा नहीं थी बराबर पहले वाले में, इसमें तीनों भुजाएं हो गई। ऐसा भी हो सकता है जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो जाएं, ये वाली ये अलग हो जाए। तो यहाँ पर ABC लिख लो, चलो ABC लिख लो। ऐसे त्रिभुज बन सकते हैं। त्रिभुज बनवे के लाने ऐसे भी बन सकते, देखो ASTQ, ऐसा भी त्रिभुज बन सकते। त्रिभुज बनाने के लिए तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं। तीनों कोण हो जाए, तीनों बराबर हो जाए भुजाएं। कोण बराबर हो जाते हैं 60 डिग्री के, भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। तो इनको इस प्रकार से त्रिभुजों को बनाया जा सकता है। इन्हीं आधार पर त्रिभुजों को बांटा जा सकता है 2 आधारों के, 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द लाइन, यानी कि जो भुजाएं हैं उनकी संख्याओं के हिसाब से, उनकी संख्या जो भुजाएं हैं ना उनके हिसाब से बांटो जा सकता कि भुजाएं बराबर आ रही कौन में बराबर नहीं आ रही, कौन में कितनी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल, यानी कि कोण के हिसाब से भी उसको बांटा जा सकता है, उसके आधार पर बांटा जा सकता है। कोण में क्या कि कौन तीनों के कोण बराबर हैं कि नहीं है, कितने कितने हैं कोण, यानी न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि समकोण है, इस प्रकार से बांटा जा सकता है। तो पहले इतना लिखिए, फिर इसके बाद त्रिभुज के प्रकार पर चलते हैं। तो जल्दी से बनाइए इसको। देखिए तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार हैं, 2 प्रकार से बांटो जा सकते ना। कैसे? पहला तो बांटा जा सकता है, यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं एक ही आकृति में। पहला बांटा जा सकता है भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर।
दूसरा बांटा जा सकता है कोण के आधार पर। ठीक है, भुजाओं के आधार पर सबसे पहले आएगा, पहले देख लो ऐसा त्रिभुज के सी जी की सभी भुजाएं समान होगा, समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, नाम ऐसे सीखा करो, सम मतलब समान, सभी समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, लिख दें। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे बनता है, देखिए आकृति ऐसी होती है इसकी, सभी भुजाएं समान होते ही, इसका खासियत यही है कि ए बी बराबर हो बी सी बराबर हो सी ए या ए सी लिख सकते। ठीक है, तो ए इसकी खासियत होती है। एक खासियत और होती है कि इसके अगर कोण भी देखे जाएं तो कोण भी इसके क्या होते हैं, सभी बराबर होते हैं। तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर हो 60 को, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है इसका। इसके बाद दूसरा प्रकार होता है इसी का समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेन ट्रायंगल। आइसोस्केलेन ट्रायंगल कैसे बनता है, देखिए ए बी सी, तो ई में जे भुजाएं बता रहा है बराबर हो, जा अलग बता रहे नीचे भाई, दो भुजाएं कोई सी भी बराबर हो, काहे कि इसका नाम ही है सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके, इसके अनुसार देखा जाए तो ई में ए बी बराबर है काहे के, ए सी के, इसके हिसाब से होगा। जरूरी नहीं होता कि हर त्रिभुज में ऐसा ही हो, उनमें कोनो ना कोनो भुजा हो सकता हम ए ना लेके ये अलग कर देते, ए ले लेते, तो बी सी बराबर हो जाता का ए बी। समझ पा रहा है कि नहीं, वो तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि कैसी आकृति बनी है, तो उनमें उनकी माप दी जाए तो दो माप बराबर होंगी जिनकी, तो बे भुजाएं क्या कही जाएंगी, बे बराबर हैं, और जब बराबर होंगी तो उनको क्या कह देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, क्लियर है। तीसरा पार्ट होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, विषम मतलब होता ही सभी अलग अलग, विषम को क्या होता, सभी अलग अलग, कोई भी समान ना हो, यानी कि तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग होवें, तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे अपन, कौन सा त्रिभुज होगा, वो विषमबाहु त्रिभुज होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। कैसा बनेगा, इस प्रकार का, कैसे ही बना दो, बस अलग अलग भुजाएं बता दो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, स्केलेन ट्रायंगल। कोई डाउट है इतने में, नहीं है डाउट, तो ये तीन ही बन सकते हैं इसके हिसाब से, और कछु बन सकत का, सोचो अगर बना सकत हो तो। हाँ, का बनाओ हैं, इसमें और प्रकार हो सकत का, तीन ही कंडीशन तो हो सकते ही, या तो एक भुजा बराबर ना होगा, या दो भुजाएं बराबर हो जावे, या तीनों हो जावे, और कछु हो सकत का, और कछु नहीं हो सकत। तो इसी आधार पर तीन ही इसके टाइप होते हैं। इसके बाद आते हैं कोणों के आधार पर। कोण के आधार पर देखिए सबसे पहला आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यून कोण लिखा है, न्यून कोण जिसके सभी कोण कैसे हो, न्यून होगा। न्यून कहने कहते ही
जीरो से तो बड़े हो गए और 90 से क्या हो गए, हल्के ठीक है, छोटे हो गए, है ना। ठीक है, जीरो से बड़े हो गए और तो इसका क्या होगा, प्रत्येक कोण कैसा होना चाहिए, प्रत्येक कोण न्यून होना चाहिए, प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। ठीक है, कैसे बनते हैं इसका चित्र देखिए, ए बी सी, ये सब देखो न्यून न्यून कोण है। ठीक है, जरूरी नहीं कि 60 के होगा, हो सकत हैं 80 कैसे हो सकता, ऐसा हो सकता है तीनों त्रिभुज के कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। अब उसी में बांट दो, किसी को कर दो 40, किसी को कर दो, किसी को 70 कर दो और किस जो बचा है सो उसको 70 दूसरा कर दो, तो ऐसे हो सकत ना। तो सब न्यून न्यून है। न्यून कोण किन्हें कहते हैं, जो जीरो से तो बड़े हो गए और 90 से क्या हो गए, छोटे हो गए। ठीक है, समझ पाए। इसके बाद दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसका क्या होता है, कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, कोई एक कितने का होता है 90 डिग्री का। तो लिखेंगे कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। और जब एक 90 को होगा तो दो न्यून रहे, अगर एक ही मिलेगा 90 को तो उसको क्या कहते हैं अपन, वो क्या है, समकोण त्रिभुज है जो बनू 90 को। समझ पा रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है, हो तो बता दो। फिर होते अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, क्या होता है, कोई एक कोण, कोई एक कोण क्या होता है, कोई एक कोण अधिक कोण होता है। क्या होता है, अधिक कोण होता है। अधिक कोण कहने को मतलब होता ही 90 से बड़ो हो गए और 180 से छोटो हो गए। 180 से छोटा होना चाहिए और 90 से बड़ा, यानी 90 और 180 के बीच में फंसो हुआ हो चाहिए। ठीक है, एक कोण कोई सा भी ऐसे बने, देखो ये बन गया, मान लो 90 से ज़्यादा होगा, जो बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत हो तो 90, और थोड़ा और झुका दो, थोड़ा और झुका दो, प्रकार दो हमें, प्रकार नहीं, प्रकार टाइप का एक और आता है इंस्ट्रूमेंट, उसको दो जल्दी दो। हाँ यही लो। देखिए आवाज़ नहीं करिए, अगर ए वाला दोनों कर दिए ऐसे परस्पर लंबवत तो ये क्या होगा, 90 का बन गया। अगर ये तनक और ऐसो कर दो सो जो का होगा, अधिक कोण होगा, 90 से ज़्यादा होगा ना तो अधिक कोण होगा। अगर मान लो जो 90 को हतो, 90 का था ये, 90 से हमने छोट और अंदर कर दिया तो ये क्या बनेगा, न्यून कोण होगा। समझ पा रहे हैं, जब प्रत्येक न्यून कोण हो जाए सो न्यून कोण त्रिभुज हो जाए, और जब एक 90 को हो जाए सो समकोण त्रिभुज हो जाए, और जब एक अधिक कोण हो जाए सो अधिक कोण त्रिभुज हो जाए। का पूरा कर दें, सीधो कर दें तो बस त्रिभुज आकृति ही नहीं बन रही, कहाँ बन रही, त्रिभुज खत्म हो जाए, यही पे रेखा आ जाए, सरल रेखा बन जाए ना। वो एक सरल रेखा का कोण 180 डिग्री को होते। समझ पा रहे हैं। सो यहाँ ए बी सी समझ पा रहे हैं। इतना कोई डाउट है इतने में तो बताओ, अभी सीख लो ना। उनके नाम ही के आधार पर उनका काम है। न्यून कोण त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण न्यून हुई है, न्यून कोण। समकोण त्रिभुज है तो समकोण मतलब एक 90 को हुई है, दो न्यून कोण हुई हैं। अधिक कोण है तो एक अधिक कोण हुई है और बाकी दो न्यून कोण हुई हैं।
ठीक है, यहाँ पर आए गए तो ये तो आराम से सीख लोगे, नाम ही है जैसो वैसे ही उनको काम है वो। ठीक है, अब जैसा जिसका नाम हो वैसे ही वो काम करें तो बहुत अच्छा रहता है, और जैसा उनका नाम हो वैसे काम ना करें तो गलत बात होती है ना। हाँ चलिए उतारिए जल्दी से। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज में पढ़ा क्या, त्रिभुज के बारे में पहले पढ़ा, त्रिभुज आखिरकार कहते किसको हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है त्रिभुज के प्रकार किस हिसाब से बांटा जा सकता है, 2 प्रकार से बांटा गया था। उनके कितने कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में भी पढ़ा है, उनकी आकृति कैसी बनती है उनके बारे में भी पढ़ा है। ठीक है ना। अब आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मान लो 2 समांतर भुजाएं होती हैं, और 2 समांतर भुजाओं को, यानी 2 समांतर रेखाएं भी बोल सकते हैं उनको, 2 समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर जाए, काट जाए, तो उनमें कछु कोण बनते ही, कुछ कोण बनते हैं उनमें, संगत कोण भी होते ही, एकांतर कोण भी होते ही, है ना। इस प्रकार से इसके बाद होते ही जैसे कि अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको शीशा में कोण भी कहते हैं, ये इस प्रकार के एंगल बनते हैं। तो उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि उसकी हमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसकी हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में ही है, क्या है कि जब 2 समांतर रेखाओं को, जब 2 समांतर रेखाओं को एक अन्य तीसरी रेखा, एक अन्य तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, तब 2 हमने ली, यहाँ पर कौन सी रेखाएं ले ली, समांतर रेखाएं। ये 2 समांतर रेखाएं, इसको नाम दे दिया हमने L, इसको दे दिया M। एक तीसरी रेखा आया है, अबे तो जी अलग अलग थी, एक तीसरी रेखा है, सो इनके बीच में क्या कर दे, इनको काट दे, समझ लो, है ना। ये तो अभी तो समांतर बना रहा है सही से, है ना, आप समांतर दिख रही होंगी, है ना। तो यहाँ पर एक तीसरी रेखा है, सो इस प्रकार से इसको काट दे, इसी को बोलते हैं तिर्यक रेखा भी बोलते हैं। जब 2 समांतर रेखाओं को एक अन्य तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो कई सारे कोण बनते हैं। देखिए यहाँ कोण बन रहा है, इसके साथ कोण बन रहा है, इते बन रहा कोण, इते भी बन रहा, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इनको नाम दो जाए कोणन को, तो इनको बोल दिया गया है एंगल 1, गिनती यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। कितने कोण हैं यहाँ पर? 8। इनमें संबंध होता है एक दूसरे से, कैसा संबंध होता है समझना है। पहला तो कोण बनता है इसमें शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं? जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो एक दूसरे की शकल के सामने होगा। शकल समझे, मतलब चेहरा के सामने। जैसे कि ये ऐसे काटता है, 2 रेखाएं कटी हैं, तो जे वाला है एक कोण, तो ई की शकल के सामने जो है वो, तो जे वाले कोण कैसे रहते हैं? बराबर। एक तो जो कोण बनना हो तो ई के सामने का है जा है ना, तो जे कैसे रहे? बराबर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं? अपोजिट से समझे ही आ रहा है कि उसके सामने या उसके विपरीत। तो यहाँ पर कौन कौन है ऐसे सामने, आमने सामने? एंगल 1 के सामने कौन है? एंगल 1 के सामने एंगल, देख पा रहे हुई हो। एंगल 2 के सामने कौन है? एंगल 4। इसके बाद एंगल 5 के सामने कौन है? एंगल 7। एंगल 6 के सामने कौन है? एंगल 8। कोई डाउट? तो शीर्षाभिमुख कोण तो ऐसे कर लोगे। अगर जहाँ ज़रूरत पड़े हमें
तो वहाँ पर निकाल लेंगे कि किस हिसाब से वो समान हो रहे हैं। तो किस बेस पे समान हो रहे हैं? इस बेस पे समान हो रहे हैं कि ये कौन से हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। बात क्लियर है? इतनी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है संगत कोण। संग संग वाय कोण। कहते नहीं है, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत करोगे वैसे गुण आते जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर है कि जो कौन कौन के संग हैं, कौन कौन संगत कैसी करे तो कैसे भी बराबर हो जाए। तो यहाँ देखिए संगत कोण। संगत कोण को इंग्लिश में बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी तो समान ही हुई है, लेकिन कैसे होते हैं? दोनों रेखाएं कैसी हैं? जो समांतर है, एल और एम है कि नहीं। एक तिर्यक रेखा इसको काट रही, तो इतने देखो जो इस तरफ राइट साइड और ऊपर की तरफ कौन सा कोण है? एक है ना, एंगल एक है। तो ई रेखा पे देखो ऊपर की तरफ राइट साइड कौन सा है? तो जी संगे संगे कोण है। इस तरफ देखो लेफ्ट साइड यहाँ कौन सा है? ऊपर रेखा की तरफ 2। इस तरफ इस पे देखो कौन सा है? 6। तो एंगल 2 किसके बराबर हो जाए? 6। किस बेस पे हो जाए? करेस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही ये 4 है, तो 4 कहाँ है? इस रेखा के नीचे है, राइट साइड में। तो इसमें देखो इस रेखा के नीचे कौन है? 8 है राइट साइड में, तो इसके बराबर ये हो जाए। यहाँ देखिए 3 है इस तरफ लेफ्ट साइड नीचे है, और इसमें देखो इस रेखा के नीचे और लेफ्ट साइड कौन है? 7। तो ये आपस में बराबर हो जाए। हो जाए, बिल्कुल हो जाए। तो यहाँ पर कौन सा होगा? एंगल 1 के बराबर कौन हो जाए? एंगल 5। एंगल 2 के बराबर कितना हो जाए? एंगल 6। एंगल 3 के बराबर एंगल 7। एंगल 8 के बराबर एंगल एंगल 4 के बराबर एंगल 8। बन जाएगा ये? कोई डाउट है? हो तो बता दो। है क्यों निहाल? हो तो बताओ, फिर बाद में नहीं कहना, पिटोगे फिर। अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो। नैया झूठ तो नहीं बोल रहे? चलो देखो तो। इसके बाद तीसरा आता है, तीसरे से बनते हैं कोण कौन से? जिनको बोलत है अपन एकांतर कोण। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण, एकांतर कोण का होते ही इनमें देखो जाते ही कि जेड बनना हुई है, चाहे तो सीधो बने चाहे उल्टो बने। जेड कैसे बनत? ऐसा बनत ना। अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही बन जाए, कभी कभी ऐसा भी बने फैल के ऐसा, कभी कभी उल्टो भी बने ऐसा। हमें जरूरत क्या की है? एकांतर कोण बनाने ना। एकांतर कोण मतलब अकेले अकेले जो कोने में बैठे हुए वो एकांतर कोण है, ठीक है। तो एक कोने में बैठे, देखो एक कोने में है, एक कोने में, तो एक का कहे जाए एकांतर। एकांतर कोण कैसे रहेंगे? बराबर। अब देखते हैं इस आकृति में, देख पा रहे हो कोई? ये देखो जेड बनना हो, देखो जो बनना हो। तो एंगल 3 के बराबर कौन हो जाए? एंगल 3 के बराबर एंगल किस आधार पर? एकांतर पर, ठीक है। इसके बाद उल्टो जेड बनना हो, देखो तो एंगल 4 के बराबर कौन हो जाए? एंगल 6। एंगल 4 के बराबर एंगल। कोई डाउट इतने में? कोई डाउट है? इसके बाद एक नोट और याद रखिए कि ये रिजु रेखा है। रिजु रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा। जब ये सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पे एक बिंदु पे जितने भी कोण बने एक तरफ की बात चल रही है। क्या कहा हमने? एक रिजु रेखा पर एक बिंदु पर एक ही तरफ जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का योगफल 180 होता है। सीधी बात कह सकते हैं, रिजु रेखीय कोण 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 180। जैसे मान लो कि ए दिया गया हो कोण, जो निकाल ले हैं, तो जब सीधी रेखा है कि नहीं,
तो ये और ये जोड़ के क्या रखा था हो जाए 180। तो जी को मान दोगे उसको रख दें और दूसरे को निकाल लें। कहवे के लाने जा भी एक सीधी रेखा है तो इनको भी योगफल कितने खोजे 180। जा भी एक सीधी रेखा है तो इनको योगफल भी कितने खोजे 180। जा भी इस तरफ का इस तरफ के भी हो जाए। तो सीधी सीधी बात है, एक ही बिंदु पे बनना है। देखो जी बनना है, एक बिंदु है ना, जब एक बिंदु पर एक ही तरफ इस रेखा पे ले रहे हैं तो एक ही तरफ इस तरफ देखा जाएगा तो जी है एक तरफ, तो इनको योगफल कितने कर 180। अगर इस तरफ ले रहे होते तो इनको योगफल कितने हो जाए 180। कोई डाउट है अभी भी? नहीं है कोई डाउट तो जल्दी से उतारो इसको। देखिए इस लेसन में जो है ज़्यादातर क्या पूछे जाएंगे, किसकी आकृति बनी होंगी, ज़्यादातर चतुर्भुजों की आकृति बनी होंगी। तो हमें चतुर्भुजों के बारे में पता होना चाहिए। तो चतुर्भुज के बारे में अपन पढ़ते हैं ना। चतुर्भुज जो हो चार भुजाओं से मिलकर बनता है, एक बंदराकृति है जो। अब उनके प्रकार पढ़ लेते हैं। पहला चतुर्भुज जो जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे अपन वर्ग के बारे में, इसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, बनती कैसी आकृति है इसकी, इस प्रकार की आकृति बनती है। ए बी सी डी, इनके विकर्ण होते हैं जी वाले। विकर्ण की परिभाषा होती कि आक्रमागत बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनती है उसको विकर्ण कहते हैं। आक्रमागत कहने को मतलब ए के बाद बी आ रहा हो ना, ए के बाद सी तो आ नहीं ना, तो जो आक्रमागत होगा ए और सी, तो इनको मिलाओ विकर्ण होगा। ऐसे यहाँ पर देखो बी के बाद सी आ रहा है तो ए क्रमागत है, सी के बी के बाद डी तो आ नहीं ना, सो ए वाला आक्रमागत हो गया, सो ए भी एक विकर्ण हो गया। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। कोई सा भी चतुर्भुज उठा लो, चाहे आयत उठा लो, चाहे वर्ग उठा लो, चाहे समचतुर्भुज उठा लो, चाहे समांतर चतुर्भुज उठा लो, चाहे समलंब चतुर्भुज उठा लो, चाहे विषमबाहु चतुर्भुज उठा लो, ठीक है ना। तो उसमें सभी विकर्ण कितने होंगे? 2 ही होंगे। भुजाएं कितनी होंगी? 4 होंगी। इसकी क्या क्या खासियत होती है समझिए, जितनी अपन को ज़रूरत है उतना पढ़ लेंगे। देखिए इसमें कहा होता कि वर्ग में जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। पहला पॉइंट है इसमें, चारों भुजाएं समान होती हैं, भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। जो चारों भुजाएं हैं इसकी सभी वो कैसे होते हैं? समान। कौन कौन भुजाएं हैं? ए बी और बी सी बराबर हो जाए, बराबर सी डी बराबर डी ए। समझ पाए? दूसरी खासियत है कि इसका जो प्रत्येक अंतःकोण होता है वो कितने का हो? 90 डिग्री। उससे पहले एक और खासियत लिख लो कि इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं वो कैसे हो? समान होते हैं। लिखेंगे दोनों विकर्ण समान होते हैं, दोनों विकर्ण समान होते हैं। विकर्ण कौन कौन हैंगे? क्या हो निहाल, कौन है विकर्ण इसमें? हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। विकर्ण क्या है अभी बताया था, ये है ए सी और बी डी। तो ये दोनों कैसे रहेंगे? बराबर, ए सी बराबर बी डी। समझ रहे? सही से देखो। इसके बाद प्रत्येक अंतःकोण कितने का होता है? वर्ग का 90 डिग्री का। तो लिखेंगे प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एवरी इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। यानी कि कौन कौन अंतःकोण है? ए है, बी है, सी है और डी है। तो एंगल ए की वैल्यू भी कितनी है? 90। एंगल बी की वैल्यू भी कितनी हुई है? 90। एंगल सी की वैल्यू भी 90। एंगल डी की वैल्यू भी, और कछु तो है नहीं है ना। तीसरा पॉइंट, इसके बाद अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट ये होता है कि जो विकर्ण एक दूसरे को काटत हैं तो जो बराबर 4 भागों में बट जाते। कहने को मतलब जितनो जो लंबाई हुई है उतने की जा लंबाई, उतने की जा लंबाई, उतने की जा लंबाई, वो बिंदु बीच में।
लिखेंगे जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं तो समान 4 भागों में बट जाते हैं। समान 4 भाग मतलब जे वाले, ठीक है, समान 4 भागों में बट जाते हैं। कहने का मतलब हुआ OA जितना है वो बराबर हो जाए OB के, और वो बराबर OC के हो जाए, बराबर OD, सभी लंबाई बराबर हो जाए। ठीक है इतना। अब एक और खासियत होती है इसकी कि ये जब दोनों ही विकर्ण काटत हैं तो 90-90 का कोण बनाते हैं। कितने का कोण बनाते? 90। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इधर तो दिख रहा है, यहाँ देखो तो दोनों विकर्ण परस्पर 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद मतलब काटत हैं, मतलब एक दूसरे से लड़त हैं, है ना, प्रतिच्छेद करते हैं 90 डिग्री का, है ना। यानी कि एंगल AOB बराबर कितना हुई है? 90 हुई है। एंगल BOC बराबर भी कितने हुई है? अभी भी नहीं देख रहा था मैं, हमें मॉडल का 90। देखो तो एंगल BOC बराबर भी कितना हुई है? 90। एंगल COD बराबर भी कितना हुई है? 90। एंगल DOA लिख सकते या AOD भी लिख सकते हैं ना। AOD बराबर भी कितना हुई है? 90। इतनी ही ज़रूरत है हमें। जब आकृति आयत केवल वर्ग लिखो होवे तो हमारे दिमाग में ये सब घूमने लगना चाहिए, इतना सब कुछ के जो होत वर्ग में, ठीक है ना, तब जाके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर वर्ग लिखा है, अकेला उनने क्या लिख दिया? वर्ग लिख दिया, तो इतना सारा सब कुछ हो सकते हैं। हम जिसकी ज़रूरत पड़े उसको हम पकड़ लेंगे, मतलब उठा लें। इसके बाद दूसरी आकृति आती है, दूसरी आकृति आती है आयत। आयत बोले तो रेक्टेंगल। आयत कैसे बनत? देखो, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। ये विकर्ण हो गए ABCD। आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं, मतलब ये वाली इसके बराबर हो जाए, ये वाली इसके बराबर हो। देखो इधर, इसमें क्या होता है? आमने सामने वाली भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं समांतर और समान होती हैं। समांतर और समान होती हैं। कौन कह रहा है समान होती हैं? समान बोल रहा है, समान होती हैं। आमने सामने की भुजाएं देखो, AB लिखो, AB के सामने को है CD, तो क्यों कि नहीं, क्यों ना, कि नहीं, क्यों AB के समांतर है ये CD, तो AB के समांतर भी हुई है CD और बराबर भी हुई है AB के। लिखा है समांतर भी होता और बराबर भी होता। इसके बाद यहाँ पर BC के सामने कौन सी है रेखा? AD, तो BC के समांतर हुई है कौन सी? AD, और BC के बराबर भी हुई है AD, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इनके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं।
दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब AC बराबर हो जाए BD, लंबाई बराबर होती है। कोई डाउट इतने में? अब फिर क्या होता है, AB जब एक दूसरे को काटते हैं तो 90 पर नहीं काटते से नहीं, लेकिन जब काटत हैं तो बराबर 4 भागन में जे भी बट जाते हैं। जितनी लंबाई जा हुई है उतने की लंबाई जा हुई है, उतने की जा उतने की जा। मतलब OA OB OC OD बराबर है। लिखेंगे जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं तो समान 4 भागों में बट जाते हैं। मतलब OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। जे कहाँ में आए, जे मान लो जैसे ही मैं त्रिभुज बनना हो ना, कई सारे त्रिभुज बनना है, तो त्रिभुज को समरूप बनाने के काम में आए। अभी समरूप पर चर्चा नहीं की गई, अभी पहले इनके बारे में चर्चा की जा रही है, आकृतियों के बारे में। फिर इसके बाद समरूपता के बारे में फिर आएंगे समरूपता पर। इन आकृतियों की भी समरूपता होती है, त्रिभुज की भी समरूपता होती है। तो पढ़ना है हमें इस लेसन में किसकी? केवल त्रिभुज की समरूपता, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो बन नहीं रहा है, तो इतना उतारो, फिर इसके बाद बताते हैं। देखिए, जैसा कि अध्याय चल रहा है त्रिभुज वाला, इसमें जो कहाँ तक आकृतियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो आयत में कहाँ तक हो गया था? आयत के बारे में हो गया था ना, पूरा नहीं हुआ था, देख लो। तो आयत बनाते हैं ABCD। ऐसा चित्र बनाता है ना। तो इसमें क्या क्या लिखवाया था, देखिए। पहला पॉइंट था कि आमने सामने वाली भुजाएं जो हैं समांतर और समान होती हैं, ये लिख चुका था। दूसरा था कि इसके दोनों विकर्ण समान होते हैं। फिर था कि जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो बराबर 4 भागों में बट जाते हैं, ये हो गया था। इसके बाद 3 ही हुए थे कि 4 लग गए? 3। इसके बाद चौथा पॉइंट होता है कि आयत के जो प्रत्येक कोण होते हैं वो कितने होते हैं? 90 डिग्री। आयत का जो प्रत्येक अंतः कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक अंतः कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक अंतः कोण कितने का होता है? 90 डिग्री। यानी कि एंगल ए की वैल्यू भी कितनी रहेगी? 90। एंगल बी की वैल्यू भी कितनी रहेगी? 90। एंगल सी की वैल्यू भी रहेगी 90। एंगल डी की वैल्यू भी रहेगी 90। इतना ही होता है इसमें आयत में, ठीक है। इसके बाद आते हैं समांतर चतुर्भुज पर। तीसरी आकृति थी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। आवाज़ नहीं करिए। पैरेललोग्राम। ठीक है। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? जैसे कभी कभी देखा हो कि जब पानी बरसता ना, तो पानी बरसने में खटिया देखी हुई है। खटिया कैसी हो जाती है? 3 पाँव की नहीं हो जाती, खटिया थोड़ी मुड़ जाती है ना। तो जो आकृति बनती खटिया की उसी को अब देखियो है ना। तो ये कैसी होती? बिल्कुल तंग हो जाए और उनकी जो पार्टी लगी होती हैं वे इस प्रकार की मुड़ जाए, है ना। तो जो इस प्रकार की मुड़ जाती तो वही आकृति बन जाती, क्या? वो बन जाती है समांतर चतुर्भुज। देखो यहाँ पर कैसी आकृति बनेगी। आयत को थोड़ा सा, आयत ऐसे रखेंगे, आयत को थोड़ा सा ऐसा कर दो,
तो एक थोड़ा सा झुका दो और झुकाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ABCD है। ए इनके क्या रहेंगे, विकर्ण रहेंगे। ठीक है, सीधी रेखा खींचिएगा फीट से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इनकी आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती और कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। सीधा जो आयत में होत वही होत, बस इसमें क्या डिफरेंस हो जाते हैं, इनके कोण अलग हो जाते हैं और इनके जो विकर्ण हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इसमें एक खासियत है क्या कि आमने सामने की भुजाएं समांतर और समान होती हैं, समांतर और समान होती हैं। तो जो एक AB भुजा है इसके सामने की कौन सी है, CD भुजा। तो जो AB होगा वो समांतर होगा किसके, CD। इसके बाद जो AD है किसके समांतर हुई है, BC समांतर हो जाए AD और ये बराबर भी हो जाए, ये बराबर होंगी यानी AB के बराबर CD हो जाए और BC के बराबर AD हो जाए। ये होती खासियत, कोई डाउट इतने में। इसके बाद विकर्णों पे आते हैं। दोनों विकर्ण क्या होते हैं, असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं, इनकी लंबाई अलग अलग दिखाई रही हुई है, एक छोटा एक बड़ा होते हैं। तो लिखेंगे दोनों विकर्ण असमान होते हैं, दोनों विकर्ण असमान होते हैं। यानी कि जो AC की लंबाई होगी वो बराबर नहीं होगी किसके, BD की। देख ही रहे हुई हो, AC बड़ी दिख रही है इसमें, BD छोटी है, तो कैसे बराबर हो जाए, नहीं हो सकता ना। इसके बाद तीसरी जो पार्ट है, अगर ये विकर्ण एक दूसरे को काटें तो स्वयं दो भाग में बट जात, बराबर दो भागन में। तो यहाँ पर जब दो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, जब विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो स्वयं बराबर दो भागों में बट जाते हैं, तो स्वयं बराबर दो भागों में बट जाते हैं। यानी कि क्या होगा, ये दो हैं ये बराबर बराबर भागों में बट जाए, यानी कि जितनी लंबाई ये हुई है उतनी ये हो जाए, जितनी इसकी लंबाई हुई है उतनी इसकी लंबाई हो जाए। यानी कि OA बराबर OC हो जाए, OA बराबर OC और आधो काय को आया जो AC को हो जाए आधो। ठीक है इतना। ऐसे ही यहाँ पर OB बराबर OD हो जाए, OB बराबर OD हो जाए और आधा काय का हो गया BD का, तो BD का कर देंगे आधा, मतलब दो को भाग। कोई डाउट नहीं में। इसमें क्या होता है, कोण पे आते हैं अब। तो इसका जो कोण होता है, दो कोण तो न्यून कोण होते ही और दो कोण अधिक कोण होते ही। देख पा रहे हुई हैं कि जो वाला कोण है जो 90 से छोटे दिख रहा है, और ए वाला कोण दिख रहा होगा, ये क्या है 90 से बड़े दिख रहे हैं। तो दो न्यून कोण होते ही और दो अधिक कोण होते हैं। लेकिन इसमें एक खासियत होती है कि आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो एंगल ए के सामने का कोण क्या है, एंगल C। एंगल ए की शकल के सामने को है C है, एंगल C हो जाए। एंगल B के सामने कौन सा है, एंगल D हो जाए। कोई डाउट नहीं। एक और खासियत होती है इसकी कि इसके जो जिसको अपन आसन्न कोण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट एंगल, एडजेसेंट एंगल होते ही मतलब कि एक रेखा पर इस तरफ ये बना हुआ है कोण A और इसी रेखा पर इस पे ये बना हुआ है B। तो इनके जो आसन्न कोण होते ही इनको योगफल 180 होता है। तो लिखेंगे आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है, 180। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आसन्न कोण कौन कौन है, एंगल ए के साथ में कौन है,
एंगल बी बराबर कितने हो जाए 180। अगर इस लाइन पे देखा जाए तो बी और सी है, तो एंगल बी और सी को योगफल कितना हो जाए 180। इस लाइन पे देखा जाए तो जे भी क्या है सी और डी आसन्न कोण कहलाएंगे, तो इनका कोण भी कितना योग कितना हो जाएगा 180। इस लाइन पे भी देखा जाए तो ए और डी है, ए और डी का योगफल कितना हो जाएगा 180। एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180। कोई डाउट है इतने में? हो तो बोल दो, कोई डाउट नहीं है, उतारिए जल्दी से। देखिए तो समांतर चतुर्भुज के बाद आता है समचतुर्भुज। कौन सी चौथी एक्सरसाइज वो सॉरी चौथी आकृति है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस आवाज नहीं, रोम्बस होता है। रोम्बस कैसे बनता है देखिए, इनके विकर्ण है और ए विकर्ण है, यहाँ पर दोनों कट जाएंगे। आवाज नहीं। इसमें क्या होता है कि ये चार भुजाएं हैं, चारों भुजाएं बराबर होता है। क्यों होती हैं बराबर? पहले भी बताया था, क्योंकि ये किससे मिलके बना, किसकी सहायता से बनती? वर्ग, यानी वर्ग को थोड़ा झुका दिया जाता है तो वो बन जाता है क्या? रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज। तो यहाँ पर है चारों भुजाएं क्या होती हैं? चारों भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं, यानी ए बी की जितनी लंबाई हुई है वही बी सी के बराबर, और बी सी की हुई है सी डी के बराबर, सी डी हुई है ए डी के बराबर। ये सभी चारों भुजाएं कैसी हो गई? बराबर हो गई। इसके बाद जो विकर्ण होते हैं, इसके दोनों विकर्ण असमान होते हैं। दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? दोनों विकर्ण असमान होते हैं, मतलब बराबर नहीं होते, यानी कि जो ए सी की लंबाई हुई है वो बी डी के बराबर नहीं हुई है। देख पा रहे हो ये सी ये है, बी डी ये है, तो कैसे बराबर दिख रहा है? बराबर का नहीं दिख रहा है। और फिर जो दोनों विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे काटत हैं। दोनों विकर्ण परस्पर 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद